इतनी गर्मी है और ऊपर से बदबू, सांस लेना भी मुश्किल है यहाँ तो। बेटी, जिसे तुम बदबू बोल रही हो वो गांव की मिट्टी की खुशबू है। बेटिया रानी, जब तुम इतनी सी थी ना, तब इसी गांव की मिट्टी में तुम दिन भर खेला करती थी। और तो और पूरा दिन मेरे इन कंधों पर टंगे रहना कि पापा घोड़ा बनो, मुझे घोड़े की सवारी करनी है। वो सब पहले की बात है। अब मैं बड़ी हो गई हूँ और शहर में रहकर मुझे शहर की आदत भी हो गई है। मुझे अभी फ्रेश होना है, मैं अंदर जाती हूँ। जिया शहर जाकर बहुत बदल गई है। इतने सालों बाद हम लोगों से मिली और हमारे गले तक नहीं लगी। तभी अंदर से जिया की आवाज आती है और दोनों दौड़कर अंदर जाते हैं। मुझे टॉयलेट जाना है, बताओ टॉयलेट कहाँ है? मैंने घर का कोना कोना देख लिया पर टॉयलेट कहीं नहीं दिखा। बताओ अब तुम ही कहाँ है टॉयलेट? तुम्हारा मतलब शौचालय ना? हाँ बापू, वही तुम्हारा शौचालय। हमारे घर में तो क्या, पूरे गांव में शौचालय नहीं है। यहाँ गांव के सभी लोग नदी के उस पार झाड़ियों में जाते हैं शौच के लिए। क्या झाड़ियों में? पर माँ, मैं नहीं जा सकती वहाँ। मुझे अभी के अभी एक टॉयलेट बनवा कर दो यहाँ घर में, नहीं तो मैं वापस चली जाऊंगी शहर। जिया अपने माँ बापू से बहुत गुस्सा होती है और उसे मजबूरी में नदी के पास ही जाना पड़ता है शौच के लिए। जिया नाराज हो गई है। मुझे तो ये डर है कि कहीं जिया वापस शहर न चली जाए। नहीं नहीं, मैं अपनी बेटी के लिए शौचालय बनवाऊंगी, चाहे कुछ भी हो फिर बाद में। फिर क्या था, बेटी की जिद पूरी करने के लिए नीलम और गोकुल ने घर के पीछे एक शौचालय बनवा दिया। पर इसकी खबर गांव के सरपंच को हो जाती है। ये ठीक ना किया गोकुल ने, मुझसे बिना पूछे गांव में बेटी के लिए शौचालय बनवा दिया। उन्हें देखकर और लोगों पर भी असर होगा इसका। फिर हमारी तो इस गांव में कोई इज्जत ही नहीं रहेगी। ना ना ना, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। सरपंच अपने आदमियों को चुपचाप वो टॉयलेट तोड़ने को बोलता है। वहाँ जिया घर में नया टॉयलेट देखकर बहुत खुश थी। टॉयलेट गंदा ना हो इसलिए वो अपने सिवाय किसी दूसरे को वहाँ जाने भी नहीं देती थी। उसे वो खुद साफ करती थी और उसे चमका कर रखती थी। एक दिन जिया आधी रात के वक्त टॉयलेट गई। तभी पीछे से सरपंच के कुछ आदमी वो टॉयलेट तोड़ने आ जाते हैं। तभी जिया उन्हें देख लेती है। कौन हो तुम, और इतनी रात गए तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ए लड़की, हट जा यहाँ से, क्योंकि हम तुम्हारा ये शौचालय तोड़ने आए हैं। मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगी। अभी शोर मचाकर लोगों को इकट्ठा करती हूँ, रुको। इससे पहले कि जिया शोर मचाती, उसमें से एक आदमी पीछे से जिया के सिर पर डंडा मार देता है। सिर पर डंडा लगने से जिया की वहीं मृत्यु हो जाती है। सभी आदमी जिया की लाश देखकर बहुत डर जाते हैं, इसलिए जिया को वहीं टॉयलेट में गाड़ कर चले जाते हैं और इसकी खबर वो सरपंच को भी दे देते हैं। अरे नलायको, अब जो होना था सो हो गया। पर तुम सब अपना ये मुंह बंद रखना, किसी को इस बारे में कुछ पता ना चले, समझे? वहाँ जिया को घर में ना पाकर उसके माँ बापू बहुत दुखी थे। उनका रो रो कर बुरा हाल था। ऐसे ही कई दिन बीत गए। आधी रात का वक्त था और ठंड भी बहुत थी। इसी बीच गांव में रहने वाली शारदा का पेट खराब हो जाता है। सुनो जी, मेरा पेट बहुत दर्द कर रहा है और मुझे अभी शौच के लिए जाना है, पर इतनी रात में और ऊपर से ठंड में मेरा मन ही नहीं है इतनी दूर जाने का। तुम एक काम क्यों नहीं करती? गोकुल ने जो अपनी बेटी के लिए शौचालय बनवाया था, तुम उसमें क्यों नहीं चली जाती? पर वो तो कई दिनों से बंद पड़ा है, उस पर ताला लगा है। ताला तो टूट भी सकता है ना। मैं तुम्हारे लिए क्या इतना भी नहीं कर सकता है? फिर क्या था, राजू चुपचाप बिना आवाज के टॉयलेट में लगा ताला तोड़ देता है। अंदर से टॉयलेट बिल्कुल साफ सुथरा देख शारदा बहुत खुश हो जाती है। शारदा शौच करने जाने ही लगती है कि तभी उससे दरवाजे की कड़ी नहीं खुलती। अरे ये खुल क्यों नहीं रही, इसे क्या हुआ? खुल जा जल्दी, इससे पहले कि कोई मुझे यहाँ देख ले। तभी टॉयलेट में छिपी बैठी एक चुड़ैल शारदा के कंधे पर हाथ रखती है। ऐसे कैसे जाने दूं मैं तुम्हें यहाँ से? चुड़ैल, अरे अब मैं क्या करूँ? किसी को आवाज भी नहीं लगा सकती। देखो, तुम मुझे जाने दो। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो मेरा रास्ता रोक रही हो तुम? एक तो तुमने मेरा टॉयलेट गंदा किया, शौच करके उसे साफ भी नहीं किया और चल दी ऐसे ही। इसे साफ करो अभी। तभी कोने में रखा डंडा उठाकर शारदा चुड़ैल पर मारने लगती है।
चुड़ैल गुस्से से अपने नुकीले नाखूनों से शारदा का सिर धड़ से अलग कर देती है और उसके शरीर के छोटे छोटे टुकड़े करके टॉयलेट में फ्लश कर देती है। मुझे तो आना ही था। आखिर मेरे माँ बापू ने मेरे लिए इतने प्यार से ये टॉयलेट जो बनवाया था, और ये गांव की औरत मेरे टॉयलेट को गंदा करने चली थी। शारदा को मारने के बाद चुड़ैल टॉयलेट को साफ करने लगती है। टॉयलेट का एक एक कोना अच्छे से चमका देती है। अगले दिन सुबह सुबह खेत पर जाते वक्त हरिया को बहुत जोर से लगने लगती है। हाय रे, ये मेरा पेट, इसे भी अभी रास्ते में ही आनी थी क्या? यहाँ कहाँ जाऊँ करने? अब तो बिल्कुल भी और नहीं रोक सकता। मुझे अभी जाना होगा। अरे ऐसा करता हूँ कि मैं चुपके से उस शौचालय में चला जाता हूँ। हाँ, अभी तो यही सही लग रहा है। भाग हरिया भाग, जल्दी भाग, नहीं तो निकल जाएगी। जैसे ही हरिया शौचालय का दरवाजा खोलता है तो वहाँ वही चुड़ैल घूंघट ओढ़े शौचालय को साफ कर रही होती है। अरे ये सफाई करना बंद करो और यहाँ से बाहर निकलो, मुझे बहुत जोर से लगी है। चुड़ैल चुपचाप वहाँ से बाहर आ जाती है। मजा आ गया इतनी साफ सफाई वाली जगह पर। हरिया जब शौच करके बाहर निकलता है। रुको, जब तक तुम इस टॉयलेट को साफ नहीं कर देते तुम यहाँ से नहीं जा सकते। चुड़ैल फौरन अपने चेहरे से घूंघट हटा लेती है और हरिया की गर्दन पकड़ लेती है। तुम लोग कभी नहीं सुधर सकते। गंदगी में तुम लोगों को रहने में बहुत मजा आता है ना, तो लो गंदगी में ही मरो जाकर। चुड़ैल हरिया को जान से मार देती है और उसके भी छोटे छोटे टुकड़े करके टॉयलेट में फेंक कर फ्लश कर देती है। अब मुझे ये टॉयलेट फिर से साफ करना होगा, सारा गंदा कर दिया। अगले दिन मैं 2 दिन से देख रही हूँ कोई औरत उस शौचालय को दिन रात साफ करती रहती है। अगर उसमें कोई जाता ही नहीं है तो गंदा करता ही कौन होगा? वो तो ठीक है बहन, ये सोचो कि अगर सरपंच को पता चल गया कि ये शौचालय किसी ने उनसे पूछे बिना खोल दिया है तो उसका क्या हर्ष होगा। तभी सरपंच पीछे से आ जाता है। अरे पता चलेगा नहीं, पता चल गया है। आज मैं इस औरत ने बड़ी कड़ी सजा दूंगा। सरपंच चुड़ैल के नजदीक जाता है और बोलता है, इस शौचालय को इब्बी के इब्बी बंद कर, ना तो अपनी जान से जाएगी। तुम मुझे मारोगे? हाथ लगाकर तो देखो। सरपंच जैसे ही अपने मिट्टी वाले जूते उस टॉयलेट के पास रखता है तो चुड़ैल गुस्से से सरपंच को पीछे धक्का दे देती है। सरपंच दूर जाकर गिरता है। ये मेरा टॉयलेट है, इसे कोई भी गंदा नहीं कर सकता। तुमने मेरे टॉयलेट को ये मिट्टी लगाकर गंदा कैसे किया? इतना बोलकर चुड़ैल टॉयलेट के अंदर चली जाती है और अंदर से उसे बंद कर लेती है। फिर टॉयलेट को साफ करने लगती है। अगले दिन सरपंच पूरे गांव में ये बात बोल देता है कि नदी के पास तो क्या कहीं खुले में भी कोई शौच नहीं करेगा, सभी शौच के लिए उसी शौचालय में जाएंगे। फिर क्या था, अगले दिन उस टॉयलेट के सामने लोगों की लाइन लग गई। कोई बाल्टी तो कोई हाथ में लोटा लिए लाइन में खड़ा था। चुड़ैल हाथ में झाड़ू लिए दूर से सब देख रही थी और वो ये समझ गई थी कि ये सब सरपंच का किया धरा है। सुबह से शाम तक टॉयलेट में जा जाकर सभी लोग टॉयलेट को बहुत गंदा कर देते हैं। उफ, इतनी गंदगी तो मैंने आज तक नहीं देखी। आज तो मैंने किसी को कुछ नहीं कहा, पर कल इनका क्या होगा। सुबह के 4 बजते ही लोग शौच के लिए टॉयलेट जाने लगे। इस पाखाने को फिर से चालू करके सरपंच जी ने बहुत ही अच्छा किया। अब हमें दूर नहीं जाना पड़ता। मैं तुम्हें इतनी दूर भेजूंगी कि वहाँ से कभी वापस नहीं लौटोगी। मेरे टॉयलेट को गंदा करके तुम सब चैन की नींद सो रहे हो। इसे अभी के अभी साफ कर, नहीं तो मैं तेरा इस दुनिया से सफाया करने वाली हूँ। झुमरी चुड़ैल को देख बेहोश होकर वहीं गिर जाती है। चुड़ैल उसे मारकर वही टॉयलेट की सीट में फ्लश कर देती है। उसके बाद एक एक करके सभी आते गए और चुड़ैल के हाथों मारे जाते। एक दिन टॉयलेट साफ करते वक्त गांव का एक आदमी चुड़ैल का चेहरा देख लेता है और वो फौरन सरपंच को ये बात बता देता है। सरपंच के आदमियों को देख चुड़ैल उन्हें फौरन पहचान लेती है और उन्हें एक एक करके मारने लगती है। तभी उसमें से एक आदमी बोल पड़ता है कि उसने वो सब सरपंच के कहने पर किया। शोर सुनकर पूरा गांव वहां इकट्ठा हो जाता है और उनके सामने भी सरपंच की असलियत आ जाती है। जिया मेरी बेटी, हमें माफ कर दो, ये सब हमारी वजह से हुआ। चुड़ैल पहले तो सरपंच से पूरा टॉयलेट साफ करवाती है, फिर उसे गंदे नाले में फेंक देती है। नाले की बदबू सहन न होने की वजह से सरपंच उसी गंदे नाले में डूबकर मर जाता है। लखनपुर नाम का एक गांव हुआ करता था।
उस गांव की आबादी बहुत थी। उस गांव की हालत भी बढ़िया थी। वहाँ एक अच्छा सरकारी स्कूल था, अच्छी बैंक की सुविधा होती है और एक अच्छा हॉस्पिटल भी होता है। गांव में सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। सभी लोग खुश थे। किसान की फसल भी बहुत अच्छी उग रही थी। बारिश भी सही मात्रा में हो रही थी। गांव के लोग भी एक दूसरे के साथ अच्छे से पेश आते थे। गांव के लोगों में बहुत एकता थी। गांव में जितनी भी समस्याएं आई थी, सभी का गांव वालों ने एक साथ सामना किया था। उस गांव में एक लड़की रहा करती थी। उस लड़की का नाम प्रतीक्षा था। प्रतीक्षा पढ़ने में बहुत अच्छी थी। प्रतीक्षा के साथ सिर्फ उसकी माँ ही रहा करती थी। उसकी माँ भी उसकी तरक्की के लिए उसका बहुत साथ देती थी। पूरा गांव प्रतीक्षा के बारे में जानता था। उसकी समझदारी की तारीफ भी खूब करता। कुछ ही दिनों बाद प्रतीक्षा नौकरी के लिए एक अस्पताल में लग जाती है, एक नर्स के तौर पर। प्रतीक्षा अब गांव के अस्पताल में ही कमाने लगी थी। उसकी माँ और सारे गांव वाले प्रतीक्षा के लिए बहुत खुश थे। प्रतीक्षा अपनी नर्स की नौकरी भी बहुत अच्छे से निभा रही थी। एक दिन कुछ गांव वाले चाय की दुकान पर बैठकर कुछ बातें कर रहे थे। और भाइयों, क्या चल रहा है? सब ठीक ठाक है घर पर? हाँ भाई, सब कुछ बढ़िया चल रहा है। मेरी तो खेती भी बढ़िया चल रही है। मेरा भी सब सही ही चल रहा है भाई। आप सुनाओ, अपनी घर में बीवी बच्चे कैसे चल रहे हैं? हाँ भाई, घर में सब सही चल रहा है। बीवी घर का काम करती है और मेरा बेटा पढ़ाई। अरे आजकल चल क्या रहा है पता ही नहीं चल रहा। और चाय वाले भैया, कोई समाचार पत्र नहीं रखा है क्या? अरे हाँ भैया, रखा है। अब ही देख है। चाय वाला उस आदमी को समाचार पत्र दे देता है और फिर वो आदमी समाचार पत्र पढ़ने लगता है। जैसे ही वो आदमी समाचार पत्र में से अगली खबर पढ़ता है, वो चौंक जाता है। अरे भाई, ये क्या? पूरे विश्व में एक महामारी फैल रही है। बताया जा रहा है कि ये बीमारी जब किसी को होती है तो उस इंसान की जान भी जा सकती है और ये बीमारी बहुत तेजी से बढ़ रही है। बहुत से लोगों की इसमें जान जा चुकी है। हाँ। अरे भैया, ये तो बहुत बुरी खबर है। अगर ये बीमारी हमारे गांव में फैल गई तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। हाँ। अरे छोड़ो भाई, क्या महामारी से डर रहे हो? हर बार की तरह इस बार भी समस्या को एक साथ निपटा लेंगे। ऐसे ही ये महामारी की खबर गांव के हर व्यक्ति को पता चल जाती है। धीरे धीरे ये महामारी गांव में भी फैलने लगी। गांव के कुछ लोगों को भी ये बीमारी हो गई थी। ये महामारी अब तेजी से बढ़ने लगी थी। आधे से ज्यादा गांव इसकी चपेट में आ चुका था। ज्यादा मात्रा में लोग इस बीमारी से पीड़ित थे। गांव के लोगों की इस महामारी से मौत भी हो रही थी। गांव में इस बीमारी के लिए एहतियात भी जारी कर दी गई थी। सभी लोगों के लिए मास्क पहनना अनिवार्य हो गया था। सभी के लिए घर से बाहर निकलना बंद हो गया जब तक कोई आवश्यक काम ना हो। गांव में लॉकडाउन लग चुका था। ये बीमारी तेजी से बढ़े ही जा रही थी और कोई भी इसकी दवा नहीं खोज पाया। जब प्रतीक्षा को ये बात पता चली तो उसकी भी हॉस्पिटल में जिम्मेदारी और बढ़ गई थी। हे भगवान, ये तो बीमारी बढ़ ही जा रही है। अब मैं क्या करूं? मेरे सामने ही कितने गांव वालों की जान चली गई और मैं कुछ भी नहीं कर पाई। मुझे ये सब देखते हुए बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। पता नहीं अब इस बीमारी की दवाई भी कब निकलेगी। कुछ ही दिनों बाद प्रतीक्षा की माँ को भी ये बीमारी पकड़ लेती है। प्रतीक्षा बहुत दुखी और परेशान होती है। अब मैं क्या करूं? मेरी माँ भी इस बीमारी की चपेट में आ गई। अब मैं यहाँ हॉस्पिटल की जिम्मेदारियाँ संभालूं कि घर जाकर माँ का ख्याल रखूं। प्रतीक्षा ये सारी बात हॉस्पिटल के डॉक्टर को बता देती है। वो डॉक्टर प्रतीक्षा को कुछ दिनों की छुट्टी दे देते हैं ताकि वो अपनी माँ का ख्याल रख सके। प्रतीक्षा अब अपने घर रहकर अपनी माँ की देखभाल करती है, पर क्योंकि उसकी माँ बूढ़ी होने की वजह से कमजोर थी, इसीलिए वो इस बीमारी को झेल नहीं पाई और उनकी मौत हो गई। नहीं माँ, नहीं, तुम नहीं जा सकती मुझे छोड़ के। ये नहीं हो सकता है। फिर प्रतीक्षा अपनी माँ का अंतिम संस्कार करके हॉस्पिटल में अपनी जिम्मेदारियां पूरी करने वापस चली जाती है। क्योंकि प्रतीक्षा बहुत सारे महामारी से पीड़ित मरीजों के संक्रमण में आती थी, इसीलिए उसे भी ये बीमारी हो जाती है और प्रतीक्षा की भी इस बीमारी की वजह से मौत हो जाती है। प्रतीक्षा मरने के बाद एक चुड़ैल बन जाती है। मैं जीते जीते इस गांव को नहीं बचा पाई, पर इस महामारी से मैं चुड़ैल बनकर जरूर इनको बचाऊंगी। फिर चुड़ैल उसी गांव के जंगल में भटकने लगती है। चुड़ैल एक तांत्रिक बाबा को गांव के जंगल में छिपकर कुछ तंत्र करते हुए देख लेती है। हे बाबा,
आप ये तंत्र किस लिए कर रहे हो, और वो भी इस गांव में? मैंने आपको इस गांव में कभी नहीं देखा। मैं ये तंत्र इस महामारी की दवाई से निकलने के लिए कर रहा हूँ। मैं अपनी दिव्य शक्तियों से एक ऐसी दवाई निकालूंगा जिससे इस पूरे विश्व को इस महामारी से छुटकारा मिल जाएगा। बाबा मैं भी आपकी कुछ मदद करना चाहती हूँ। मैं अपने गांव के लोगों को इस तरह मरते हुए नहीं देख सकती। मुझे बताइए आप, मैं आपकी क्या सहायता करूँ? बाबा चुड़ैल का ऐसा मदद का भाव देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। ठीक है, जब ये दवाई तैयार हो जाएगी तब मैं तुम्हें इसकी जिम्मेदारी सौंप दूंगा। मैं तुम्हें एक जादुई इंजेक्शन दूंगा जिससे तुम लोगों को लगाकर ठीक कर सकती हो। चुड़ैल ये सब सुनकर बहुत खुश हो जाती है। जब थोड़े दिनों बाद ही तांत्रिक बाबा वो जादुई इंजेक्शन तैयार कर देते हैं तो वो उस चुड़ैल को दे देते हैं। ये लो, ये जादुई इंजेक्शन अब तुम्हारे हाथ में है। अब तुम इस जादुई इंजेक्शन से लोगों की मदद करो। शुक्रिया बाबा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं गांव के लोगों को जरूर बचा सकती हूँ। अब चुड़ैल उस जादुई इंजेक्शन को लेकर गांव में पहुँच जाती है। चुड़ैल हॉस्पिटल में वो जादुई इंजेक्शन लेकर चली जाती है। जैसे ही चुड़ैल हॉस्पिटल में आती है, सारे लोग उसे देखकर बहुत डर जाते हैं। चुड़ैल जैसे ही डॉक्टर के पास जाती है तो वो भी उसे देखकर डर जाता है। अरे चुड़ैल, अरे भागो यहाँ से, भागो। तभी चुड़ैल उस डॉक्टर को पकड़ लेती है। अगर आप सब लोग मुझे देखकर भागते रहेंगे तो मैं आपकी मदद कैसे करूँगी? आप मुझे कुछ बताने का मौका तो दीजिए। नहीं, मुझे पता है, तुम चुड़ैल हो, तुम हम सबको मार दोगी। अरे नहीं, मैं आपको मारने या नुकसान पहुंचाने नहीं आई हूँ। मैं तो आपकी मदद करने आई हूँ। पर आप लोग हो कि मुझसे डरकर भाग रहे हो। एक बार मेरी बात शांति से सुनिए तो सही। तभी सारे लोग चुड़ैल की बात सुनकर एक जगह बैठ जाते हैं और उसकी बात सुनने लगते हैं। मेरे पास एक जादुई इंजेक्शन है जिसकी वजह से लोग इस महामारी से बच सकते हैं। ये इंजेक्शन दिव्य शक्तियों से बना है। आप मुझे एक बार अपनी मदद करने का मौका दीजिए। मुझे पूरा भरोसा है कि इससे गांव वाले जरूर बच सकते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं होता। इतने बड़े साइंटिस्ट और डॉक्टर तो इस महामारी की दवाई नहीं ढूंढ पाए, और ये जादुई इंजेक्शन लोगों को बचाएगा। ये सब अंधविश्वास है। मैं मान ही नहीं सकता कि इससे लोगों की जान बच सकती है। तो ठीक है, आप कोई भी महामारी के संक्रमण से पीड़ित मरीज को मेरे सामने ले आइए। मैं उसे ये जादुई इंजेक्शन लगाऊंगी। अगर वो ठीक हो गया तो आप लोगों की मदद करने दोगे, और अगर वो ठीक नहीं हो पाया तो मैं यहाँ से हमेशा के लिए इस जादुई इंजेक्शन को लेकर चली जाऊंगी। डॉक्टर चुड़ैल की बात से सहमत हो जाता है और उसके सामने एक मरीज को ले आता है। चुड़ैल जैसे ही उस मरीज को वो जादुई इंजेक्शन लगाती है तभी उस मरीज की हालत सही होने लगती है। और जब डॉक्टर उस मरीज का टेस्ट करता है तब रिपोर्ट में भी उसके सही होने का रिजल्ट आया हुआ होता है। ये देखकर चुड़ैल बहुत खुश हो जाती है, क्योंकि अब ये मरीज ठीक हो चुका है और अब ये इस महामारी के संक्रमण में दोबारा नहीं आ पाएगा। आप मुझे इस इंजेक्शन से लोगों की मदद करने दीजिए। एक बात बताओ, मरीज इतने सारे हैं और ये एक इंजेक्शन से इतने सारे लोगों की जान कैसे बच सकती है? तभी चुड़ैल उन लोगों को उस तांत्रिक बाबा से मिलवाती है। देखिए, यही है वो जिन्होंने ये जादुई इंजेक्शन मुझे दिया। ये और ऐसी दवा बना सकते हैं, तो आप बेफिक्र रहिए। गांव के सारे लोगों का इलाज होगा और वो भी मुफ्त में। तभी सारे लोग इस काम में जुट जाते हैं। लेकिन एक समस्या और भी थी। चुड़ैल के पास जो भी मरीज जाता तो उल्टे पैर वापस आ जाता, क्योंकि चुड़ैल दिखने में बहुत डरावनी थी। डॉक्टर, अगर ऐसे लोग मुझे देखकर डरकर भागते रहेंगे तो मैं उन्हें दवाई कैसे लगाऊंगी? इससे तो गांव वाले कभी इस महामारी से बच नहीं पाएंगे। अरे आप चिंता क्यों करती हैं? इस समस्या का भी एक हल है। आप नर्स के कपड़े पहन लीजिए और अपने चेहरे पर एक मास्क लगा लीजिए, जिससे लोग आपका चेहरा नहीं देख सकेंगे, तो डरेंगे कैसे? हाँ, ये बढ़िया हल है। फिर चुड़ैल नर्स के कपड़े और एक मास्क लगा लेती है। अब लोग आराम से वो जादुई इंजेक्शन लगाकर ठीक हो रहे थे। देखते ही देखते गांव के सारे लोगों का इलाज हो जाता है और सारा गांव एकदम ठीक हो जाता है। सारा गांव उस चुड़ैल का बहुत शुक्रिया अदा करता है।
वैम्पायर हाउस में ब्लड वाइन की चोरी हो जाती है। वैम्पायर फैमिली केस सॉल्व करने के लिए डिटेक्टिव मेहुल को बुलाते हैं। मेहुल भी वैम्पायर हाउस आ जाता है। वैम्पायर की वाइफ मेहुल को कीमती वाइन की चोरी होने के बारे में बताती है। मेहुल फौरन इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देता है। फर्स्ट स्टेटमेंट वैम्पायर की वाइफ देती है, जो मेहुल को बताती है चोरी होने के टाइम वो वॉशरूम में थी, उसे वाइन के बारे में कुछ नहीं पता। ब्रदर भी मेहुल को बताता है वो अपने कॉफिन में सो रहा था, उसे भी ब्लड वाइन की चोरी के बारे में कुछ नहीं पता। छोटा वैम्पायर भी मेहुल को बताता है वो अपने खिलौने से खेल रहा था, उसने भी कीमती वाइन की चोरी नहीं करी। तीनों के स्टेटमेंट सुनने के बाद मेहुल कंफ्यूज्ड हो जाता है। इन तीनों में से ब्लड वाइन की चोरी किसने की होगी? दोस्तों, क्या आप इन तीनों को देख के अपने लॉजिकल दिमाग का इस्तेमाल करके बता सकते हो इन तीनों में से ब्लड वाइन की चोरी किसने की होगी? सोचिए और अपना जवाब कमेंट में बताइए। इन तीनों में से ब्लड वाइन की चोरी ब्रदर ने करी है। ब्रदर ने कहा था वो कॉफिन में सो रहा था, जबकि कॉफिन तो एक छोटे बच्चे की है, यानी वो झूठ कह रहा था। दोस्तों, क्या आपने भी ब्रदर के झूठ को पहचान लिया था? कमेंट में बताइएगा।